हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और यहाँ क्लास 12th के जो केमिस्ट्री का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 4 होने वाला है। और इस सीरीज में हम लोग 35 में से 35 जो क्वेश्चन आने वाला है उसको देखने वाले हैं। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और जिनको भी एग्जाम इस बार देनी है उनके लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो पार्ट 4 है बुआ। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 आपको हम डिस्कस कर दिए हैं और यदि आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले आप पीसीएम एजुकेशन सेंटर जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अभी आपको ये हम बोले हैं कि ये पार्ट 4 होने वाला है बुआ, ये चौथा पार्ट आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, चलो अब यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसको पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय, है ना, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, वे रवादार ठोस कौन होता है ना, नन क्रिस्टलाइन इसको कहिए, चाहे एमॉर्फस कहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। चलिए आपको ये बताना है कि कौन अक्रिस्टलीय है या बेरवादार ठोस होता है। कौन सा इसमें, हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है, साधारण नमक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा बुआ, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। हीरा, कांच, हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है, साधारण, है ना, साधारण नमक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान रखिए। पेन पेपर लेके आपको बैठना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेन पेपर लीजिए, पेन पेपर लेके एक एक क्वेश्चन को लिखिए, उसका आंसर नीचे लिखते जाओ। ऑप्शन लिखे का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आप आंसर लिखिएगा। चलिए, अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस कौन होता है बुआ, कांच। जिसका इसका सी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। कांच आपका बेरवादार होता है, अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक जो है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, केमिकल फार्मूला पूछा गया है लूनर कास्टिक का, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। Ag2S रहेगा, Ag2SO4 रहेगा, AgNO3 रहेगा और AgCl रहेगा। जल्दी से आपको बताना है कि लूनर कास्टिक कौन सा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या रहेगा लूनर कास्टिक का। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा। चलिए, सी आंसर, बिल्कुल जिसका सी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। AgNO3 को लूनर कास्टिक कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। AgNO3 को हम लोग लूनर कास्टिक कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया है, लूनर कास्टिक में क्या रहेगा, AgNO3। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है बउआ, जल्दी से आपको चलिए जल्दी बताइए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या रहेगा। हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है, जल है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या रहेगा। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है, हीलियम का मेन सोर्स कौन सा है, जल्दी से बताइए। हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है या जल। जिसका इसका मोनाजाइट आ रहा है सभी लोग सही हो, इसका आंसर सी हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है बउआ, मोनाजाइट। एकदम इस बात को ध्यान आपको रखना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जल्दी से बताइए, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा रहेगा। बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, डोलोमाइट है और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा रहेगा बउआ। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट रहेगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट पिछला वाला वीडियो में आपको डिस्कस किए थे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट जो लोहा का होता है। तो ये तो पिछला वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए थे कि हेमेटाइट जो है ये आयरन का होता है, Fe का होता है ना। हेमेटाइट किसका होता है, आयरन का होता है, Fe का रहेगा। चलिए ये आपका किसका होता है बुआ, Fe का। अच्छा यहाँ देखिए, डोलोमाइट जो होता है बुआ ये कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का डोलोमाइट होता है, Ca। क्या है बुआ, Ca, कैल्शियम का डोलोमाइट, ध्यान रहेगा। और ये जो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का होता है। तब पूछा किसका है, एल्यूमिनियम का अयस्क कहा है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा हो गया, तो बॉक्साइट। ध्यान रहेगा, एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क कौन सा है बुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बॉक्साइट। ध्यान रहेगा, बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा गया कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, चलिए मोस्ट एबंडेंस मेटल ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइए। चलिए मोस्ट एबंडेंस मेटल ऑन अर्थ सरफेस, ऐसे तो ऑक्सीजन होता है लेकिन मेटल पूछा है, मेटल में तो धातु, तो धातु में कौन रहेगा, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। जल्दी से बताइए कौन सा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा क्वेश्चन में कई बार रिपीट किया है कि पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको पूछा गया, मेटल है यहाँ पर। चलिए आंसर एल्यूमिनियम, जिसका एल्यूमिनियम है सभी लोग सही हो, एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, या ये कहिए कि सर्वाधिक पाया जाने वाला मेटल है, धातु है। याद रहेगा पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो गया है बउआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है ना, आपको इंग्लिश पढ़ देते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहाँ देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन आप देखिए पहले, यहाँ क्या दिया गया है आपको हिंदी वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो है विद्युत का चालक कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ दिया है आपको NaCl है, ग्रेफाइट है, हीरा है, और यहाँ पर आपको दिया गया है NaCl, यहाँ रिपीट हो गया है। तो आपको ये बताना है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा रहेगा बुआ, जल्दी से इसमें बताओ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इस ऑप्शन के आधार पर, इसे अगर सबसे अच्छा विद्युत का चालक कहा जाए तो सिल्वर होता है, Ag सिल्वर होता है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा रहेगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, जल्दी इसका आंसर कमेंट करो बुआ। क्या रहेगा आंसर, सी जिसका, सॉरी बी जिसका रहा सभी लोग सही हो, बी ग्रेफाइट इसका आंसर आ जाएगा। ग्रेफाइट जो है पेंसिल देखे होंगे उससे धारा प्रवाहित हो जाता है, तो एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बुआ, और दोस्तों के साथ इसको निश्चित सब लोग शेयर करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है, जल्दी से देखिए बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस हम लोग भरते हैं, ये आपको बताना है। जो बल्ब है उसमें कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जल्दी से बताइए। है ना, अगर कर 0 रन वाला में से है तो आपको बताना है कि बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस हम लोग भरते हैं, है ना। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है ये आपको बतानी है। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस हम लोग भरते हैं, जिसका आंसर आर्गन आ रहा है बउआ सभी लोग सही हो, आर्गन जिसका आंसर है सभी लोग सही हो। बल्ब में हम लोग आर्गन गैस डालते हैं, क्यों, क्योंकि आर्गन एक तो अक्रिय है, दूसरा इसका मात्रा भी काफ़ी अधिक होता है, तो इस कारण से आर्गन का हम लोग प्रयोग करते हैं बल्ब में। ध्यान रहेगा आपको, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस, तो सीधे तौर पे आर्गन, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, पिछला बड़ा वीडियो का है बउआ, पीछे के वीडियो में भी क्वेश्चन आपको आया है। बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करता है, अल्फा एमिनो अम्ल का पॉलीमर क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल यहाँ है, ये है, इस तरह से आपस में मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इसका नाम क्या देंगे। अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है, या अल्फा एमिनो अम्ल का पॉलीमर, है ना। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, पेप्टीन कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं, डाईपेप्टाइड कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या रहेगा वो। अल्फा एमिनो अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, पेप्टीन कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं, डाईपेप्टाइड कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर। पीछे वाला वीडियो का है ये आंसर, जिसका आ रहा है सभी लोग सही हो। अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलकर किसका, तो प्रोटीन का निर्माण करता है वो। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, या अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं क्या, तो प्रोटीन। याद रहेगा आपको, प्रोटीन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। यहाँ पर पिछला वीडियो में भी इसको भी डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से था। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया है कि फेकोनी, है ना, फेरस क्वार्ट और निकेल। चलिए फेकोनी है, फेरस क्वार्ट और निकेल यहाँ दिया गया है ना। फेरस क्वार्ट और निकेल क्या होता है, फे को और इसके बाद नी,
ये क्या होता है आपको बताना है। फेरस क्वार्ट और निकेल आपका क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, दोनों होता है, या लौह चुंबकीय होता है, जल्दी से बताइए। फेकोनी जो है बउआ, फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल है, ये क्या रहेगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन ही है, एग्जाम में निश्चित आपको पूछता है। तो जल्दी से आपको बताना है कि फेरस क्वाल्ट और निकेल क्या है ना। फेकोनी क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, दोनों, या इनमें से या लौह चुंबकीय। चलिए जिसका आंसर लौह चुंबकीय आ रहा, सभी लोग सही हो। एकदम इसको आप दिमाग दिमाग में सेट कर लिए। फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी रहता है। फेरस क्वाल्ट और निकेल जो होता है वो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। क्या रहता है, लौह चुंबकीय पदार्थ रहता है। चलिए लेकिन एक और क्वेश्चन है वो कॉपर, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है आपको। फेरस क्वाल्ट और निकेल ना देके इसके बारे में कहता है कि कॉपर क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, दोनों होता है, या लौह चुंबकीय होता है। कॉपर के बारे में इस बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अगर फेकोनी कहता है ना, फेरस क्वाल्ट और निकेल, अगर ये सब कहता है बुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय कहेंगे। लेकिन कॉपर जो आपका होता है, ये आपका होता है पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। कॉपर क्या रहेगा बुआ, आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए आएगा, अनुचुंबकीय रहेगा आपका। कॉपर जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। कॉपर क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिनोफोर में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है बउआ। केमिनोफोर में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या जो है, कई बार आपको आया है एग्जाम में। तो जल्दी से आपको बताना है कि केमिनोफोर में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, क्या होगा बउआ, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करके बता सकते हो। ऑक्सीजन के लिए 2 प्रयोग कर सकते हो, और पोटेशियम पहला ग्रुप का है तो उसका 1 हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से बताइए के एमएनओ4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। के एमएनओ4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा, एमएन का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। के एमएनओ4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या, चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा बुआ। हाँ, जिसका 7 आ रहा है सभी लोग सही हो। कैसे बनाए हैं सर, तो यहाँ देख रहे हो के एमएनओ4 में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो इसमें 2 से गुना करो। ऑक्सीजन का 2 रहता है और इसमें 4 गो रहता है, 4 दूना 8, 8 गो इधर एगो पोटेशियम वाला का घटा लेना है, तो 8 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। एक ट्रिक होता है बुआ, इसको ध्यान रखना है, या एक तरीका भी है। आप एक समान के भी इसको बना सकते हैं। आप नॉर्मल तरीका से ध्यान रखो कि KMnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है। KMnO4 में एमएन का ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है, एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए सर, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस प्रोसेस द्वारा, किस विधि द्वारा करते हैं, ये दिया है। सल्फाइड और इज कंसंट्रेटेड बाय, चलो इसका यहाँ देख लेते हैं, हम लोग हिंदी वाला पर ध्यान देते हैं अभी। चलिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है, हम इंग्लिश वाला पढ़ के आपको सुना देंगे। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग करते हैं किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, मतलब फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है ना, विद्युत विच्छेदन विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस है, वर्जन है, रोस्टिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, ये आपको बतानी है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से हम लोग करते हैं, जल्दी से आपको बताना है। फेन उत्प्लावन है, विद्युत विच्छेदन है, वर्जन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस विधि द्वारा बउआ, फेन उत्प्लावन विधि, जिसका आंसर आ रहा सभी लोग सही हो। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग करते हैं, ये ध्यान आपको रखनी है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आ गया ए, फेन उत्प्लावन विधि। इसको ध्यान रखना, सल्फाइड गैस का किसके द्वारा था, फेन उत्प्लावन विधि। सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन उत्प्लावन। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन सा तत्व होता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व है जो ग्रुप 15 में उपस्थित है बुआ, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन के साथ साथ और कौन होता है, नाना पापा आंटी सब बीमार वाला में से आया है, तो जल्दी से देख लो कि कौन कौन रहेगा। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, आर्गन है, जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, जल्दी से बताओ बुआ। आर्गन नहीं होगा बुआ, जिसका फास्फोरस आंसर है, सभी लोग सही हो। फास्फोरस वाला, फास्फोरस जिसका है बुआ सभी लोग, क्यों, क्योंकि देखो नाना, आप ऐसे लिखते हो ना 15 में, नाना पापा आंटी सब बीमार थे, इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस नहीं आया है, ऐसे ही तो लिखते हैं।
तो नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस आपका होता है, तो आपका आंसर बी इसमें आ जाएगा, फास्फोरस, बी आंसर। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावा कौन सा है, तो फास्फोरस भी आपका होता है। वीडियो को लाइक कर देना है बउआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, और अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या रहेगा। एफ ब्लॉक के तत्वों को और किन नामों से जाना जाता है। एफ ब्लॉक का जो तत्व है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको बताना है। एफ ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनाइड कहते हैं, है ना, नॉर्मल एलिमेंट है ना, सामान्य तत्व होता है, या अंतः संक्रमण तत्व होता है। जल्दी से बताइए, क्या एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं। संक्रमण बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, अंतः संक्रमण बोलते हैं। अंतः में दो गई से बिंदु पड़ता है बउआ, अंतः संक्रमण कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। यहाँ जो एफ ब्लॉक के तत्व है उसको और किन नामों से जाना जाता है, जल्दी से आपको बताना है। ए ब्लॉक के तत्वों को और किन नामों से जाना जाता है। संक्रमण तत्व कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनाइड के बाद यहाँ सामान्य तत्व कहते हैं, या अंतः संक्रमण कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। चलिए, इसका आंसर डी आ जाएगा। जिसका भी आंसर डी आ रहा सभी लोग सही हो, डी आंसर वाले सभी लोग सही हो। अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कहते हैं, आपको ध्यान रखनी है। ये क्लियर हो गया आपको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर आपको क्लियर हो गया है। एफ ब्लॉक तत्वों को संक्रमण नहीं कहते हैं, अंतः संक्रमण कहते हैं बउआ, अंतः संक्रमण। संक्रमण जो होता है डी ब्लॉक वाला को संक्रमण कहते हैं, और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण कहते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, तो एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण कहेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है। आर्गन के बारे में कहा गया है, आर्गन प्रेजेंट इन व्हिच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस ग्रुप में है, किस समूह में उपस्थित होता है, किस वर्ग में है, ये आपको बताना है आर्गन के लिए। पहला में, जीरो वाला में, चौथा में, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आर्गन, आर्गन किसका होता, कहाँ होता है बउआ, तो सबसे लास्ट में होता है आर्गन। पीरियोडिक टेबल में देखना है, इसे गिन के सबसे लास्ट में जो 18वां है बउआ, इस 18वां में होता है, और 18वां को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो चाहे तो आप इसको 18वां में कह दीजिए, चाहे तो आप इसको जीरो ग्रुप में कहिए, दोनों सही है। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। आर्गन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो आर्गन जो आपका है बउआ जीरो ग्रुप का सदस्य होता है, जीरो ग्रुप का, या 18वां ग्रुप का आपका सदस्य होता है, ध्यान रहेगा। जीरो कहिए या चाहे 18वां कहिए, दोनों सेम है। जीरो या चाहे इसको क्या बोलेंगे, 18वां हम लोग कह देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए, इसका आंसर सब लोग देते जाएगा, बहुत तेजी में आंसर देते जाइए। एक बार अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो ये सब तो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। और नहीं तो पेन पेपर लेके एकदम सबको नोट करते, एक को छोड़ो मत बउआ, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा एकदम इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप क्वेश्चन में उलटिएगा ना, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा आपको। चलिए, नोबेल गैस होता है, चलिए नोबेल गैस क्या होता है, 18वां जो होता है नोबेल गैस में, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, सब क्या होता है ना, है ना, अगर कर जीरो रन वाला। मोनो एटॉमिक होता है, डायटॉमिक, ट्राई, इनमें से कोई नहीं। हिंदी में कहा गया कि एक परमाणविक होता है, मतलब सबके सब अकेले अकेले रहता है। द्विपरमाणविक, ब्याह करके दो गो हो गया। त्रिपरमाणविक, बाल बच्चा भी एगो हो गया, उसको ब्याह किया, फिर बाद में वो तीन तीन गो हो गया है। फिर से देखिए, कहा गया है कि नोबेल गैस जो होता है, एक परमाणविक है, द्विपरमाणविक है, त्रिपरमाणविक है, क्या होता है नोबेल गैस, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताओ बुआ, क्या रहेगा। एक परमाणविक जिसका आ रहा है सभी लोग सही हो, एक परमाणविक इसका आंसर रहेगा। नोबेल गैस जो होता है बुआ, एक परमाणविक होता है, एकदम अकेले अकेले रहता है। नोबेल गैस जो आपका है एकदम अकेले अकेले रहता है, ध्यान रखना है। तो एक परमाणविक आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है शून्य होता है ना, डायपोल मोमेंट इज 0 4। डायपोल मोमेंट किसका जीरो होता है, NF3 है, BF3 है, Cl2O है, CH2Cl2 है। तो बताना है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसका जीरो होता है। जल्दी से आपको बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है डायपोल मोमेंट किसका जीरो होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। बिल्कुल, जिसका BF3 आ रहा है बुआ सभी लोग सही हो, है ना। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो जिसका आ रहा है, ये सभी लोग सही हो, बी इसका आंसर आ जाएगा, BF3। इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो सिमेट्रिकल है, डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को क्रैश कोर्स वाला में पढ़ाया जाएगा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है और शून्य कब होता है, शून्य कब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर BF3 आपको ध्यान रखना है। अभी तक में डायपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन पूछा है,
इसका आंसर BF3 आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट है बुआ। वीडियो को लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के रोल में चलते हैं। यहाँ आपका हो गया है कि जो किस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य होता है, तब BF3 आपका यहाँ पर आंसर हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बुआ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन रॉल्ट लिखा गया है, थोड़ा सा इसको रॉल्टर हो गया है, रॉल्ट इसमें र हटा देना है आपको। ये आपका क्वेश्चन है बुआ, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विलयन है रॉल्ट, यहाँ र को हटा देना है, रॉल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए या ये कहिए कि रॉस के नियम का पालन कौन करेगा वो जल्दी से बोलो। आदर्श विलयन है, वास्तविक विलयन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। रॉस के नियम के या रॉल्ट के नियम का पालन कौन सा विलयन करता है? कौन सा ऐसा विलयन है जो रॉस के नियम का पालन करता है, ये आपको बतानी है। चलिए आदर्श विलयन है, वास्तविक विलयन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर बुआ क्या हो जाएगा। चलिए ए आ रहा है, तो जिसका ए आ रहा है सभी लोग सही हो। आदर्श विलयन, एक ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है, इसका परिभाषा ही होता है बुआ, है ना, कि एक ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं जो रॉस के नियम का पालन करता है, रॉल्ट के नियम का पालन करता है एट ऑल, है ना, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको ध्यान रखना है कि वैसा विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता हो उसको आदर्श विलयन बोलते हैं, और जो रॉस के नियम का पालन नहीं करता उसको वास्तविक विलयन कहा जाता है। तो चलिए आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, आदर्श विलयन आ जाएगा, ध्यान रहेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ, आदर्श विलयन जो रॉस के नियम का पालन करता हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है कि अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पर, मात्रा पर निर्भर करता है, रंग पर, गाढ़ापन पर या प्रकाश पर। जल्दी से आपको बताना है कि अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करेगा बुआ, मात्रा पर, रंग पर, गाढ़ापन पर, प्रकाश पर, किस पे निर्भर करेगा अनुसंख्य गुणधर्म, है ना, किस पे। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करो क्या होगा। वीडियो को सब लोग को लाइक कर देना है और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करेगा। ऑब्वियसली मात्रा पर निर्भर करता है ना, क्वांटिटी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आपका होता है। एक अनुसंख्य गुणधर्म किसको कहते हैं, तो अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं है ना, एक ऐसा गुणधर्म जो केवल मात्रा पर निर्भर करता है, केवल मात्रा पर निर्भर करेगा और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। मात्रा पर निर्भर करने वाले क्वांटिटी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले हैं, है ना। मात्रा पर निर्भर करने वाले गुण को ही अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मात्रा पर निर्भर करता है, तो अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, सीधे तौर पे मात्रा पर, केवल और केवल मात्रा पर निर्भर करेगा, ध्यान रहेगा। चलिए तो अगर याद रहेगा तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए, है ना, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अधिशोषण के प्रकार के होता है, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है बुआ, अधिशोषण के प्रकार का होता है, जल्दी से बोलो। अधिशोषण जल्दी से कमेंट कीजिए। 4 प्रकार के नहीं होता है बुआ, 3 प्रकार के भी नहीं होता है। आंसर इसका आ जाएगा 2 प्रकार के। अधिशोषण 2 प्रकार के होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा पूछा जाए कि अधिशोषण के प्रकार के, तो सीधे कहना 2 प्रकार के, कौन कौन, तब भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। एक भौतिक अधिशोषण होता है, दूसरा रासायनिक। अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा कि अधिशोषण 2 प्रकार के होता है, एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण, ध्यान रहेगा। चलिए तो अधिशोषण आपका 2 प्रकार के हो गया है। यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अधिशोषण प्राकृतिक में विशिष्ट है, प्रकृति में कौन एकदम विशेष स्थान रखता है, कौन सा अधिशोषण। चलिए जल्दी से बताइए, भौतिक अधिशोषण की, रासायनिक अधिशोषण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो अधिशोषण है एकदम विशेष होता है, प्राकृतिक में एकदम विशिष्ट होता है, जल्दी से आपको बताना है प्राकृतिक में विशिष्ट कौन सा होता है, जल्दी अब बताइए। प्राकृतिक में विशिष्ट कौन होता है, भौतिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं।
चलो जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए। रासायनिक अधिशोषण आंसर सही है वो, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक में विशिष्ट कौन होता है? तो रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गैस कलेक्ट होता है। कमजोर वांडरवाल बलबला ये आगे सब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तभी आपको केवल ध्यान रखना है कि प्राकृतिक में विशिष्ट कौन होता है। तो रासायनिक अधिशोषण जो है वो प्रक्रिया, ये आपका प्राकृतिक में विशिष्ट होता है। ध्यान रखना है, रासायनिक अधिशोषण जो है ये प्राकृतिक में विशिष्ट होता है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर नियतांक का मान निर्भर करता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, पीछे के वीडियो में ही क्वेश्चन आपको दिए थे इस तरह के, इस टाइप का क्वेश्चन। दर नियतांक का मान जो है किस पर निर्भर करता है, ये आपको बतानी है। तापमान पर निर्भर करता है, दाब पर, उत्प्रेरक पर, सांद्रता पर। चलिए जल्दी से बताइए। कोई रासायनिक अभिक्रिया का जो दर नियतांक होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, ये दर नियतांक किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करेगा, दाब पर करेगा, उत्प्रेरक पर करेगा, या सांद्रता पर करेगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो वो क्या रहेगा। हाँ, केवल और केवल तापमान पर, बिल्कुल केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है, आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। दर नियतांक का मान केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ताप के अलावा किसी फैक्टर पर निर्भर नहीं करेगा। आपका आंसर ही आ जाएगा। दर नियतांक इसको बोलते हैं, या वेग नियतांक बोलो, एक साम्य स्थिरांक या साम्य नियतांक। ये सबके सब तीन चीजें, दर नियतांक कहा जाता है, या वेग नियतांक कहा जाता है, या एक और होता है साम्य स्थिरांक या नियतांक। साम्य स्थिरांक या नियतांक, सबके सब केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। केवल और केवल किस पे हुआ? ताप पर। केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। कहता विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। एनोड क्या होता है ना? विद्युत रासायनिक या वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन इलेक्ट्रोड होता है, या सभी? चलिए, वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, है ना? धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, या उदासीन इलेक्ट्रोड कहते हैं, या सभी होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, क्या होगा? जल्दी से, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा, या सब के सब होगा? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड को क्या कहते हैं? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा बुआ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, है ना? एनोड को ऋणात्मक, कैथोड को धनात्मक, ध्यान रखना। वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड को कहते हैं ऋणात्मक और कैथोड को कहते हैं धनात्मक। एनोड को ऋणात्मक का, कैथोड को धनात्मक इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है बुआ। हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या लिया गया है? हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसको क्या माना गया? धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, या कुछ भी हो सकता है, ये आपको बताना है। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, जीरो होगा, या कुछ भी हो सकता है, जल्दी से आपको बताना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है, या कुछ भी हो सकता है। चलिए आंसर सी, बिल्कुल जीरो रहेगा। हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल जीरो होता है। आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जीरो मानते हैं, और इसी से मेजर आगे करते हैं। अगर इससे ऊपर गया तो धनात्मक, इससे नीचे जाता तो ऋणात्मक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के लिए कितना इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव रहेगा बउआ? तो शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है? कौन है जो इसमें ताप पर निर्भर करता है? जल्दी से आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है? जल्दी से बताइए, ताप पर निर्भर करे वाला कौन है बुआ? यहाँ ऑप्शन आपको दिया, मोलरता है, मोललता है, मोलरता है, मोल प्रभाजक और फॉर्मलता है। जल्दी से बताइए, ताप पर निर्भर कौन करता है? ताप पर निर्भर करने वाला फैक्टर कौन है? मोललता, मोलरता, मोल प्रभाजक, फॉर्मलता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, ताप पर निर्भर कौन करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? चलिए आंसर बी आ रहा है बउआ, मोलरता। कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? मोलरता इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है।
आंसर इसका हो जाएगा मोलरता। ताप पर निर्भर कौन करता है? तो मोलरता निर्भर करता है। बी इसका आंसर आ जाएगा, मोलरता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है ना, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आइडियल गैस का इक्वेशन क्या रहेगा, ये आपको बताना है। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या रहेगा? P बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन, पी टी बराबर एन आर वी, और पी वी बराबर एन आर टी। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा आदर्श गैस का समीकरण? आदर्श गैस का समीकरण कमेंट करो। ए नहीं होगा बउआ, ए नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा। ए और बी को हटाओ, सी और डी में आंसर कमेंट करो जल्दी से। पीटी बराबर एन आर भी होगा या पीवी बराबर एन आर टी होगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका रहेगा। आदर्श गैस का समीकरण बिल्कुल पीवी है ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। पीवी इक्वल टू एन आर टी, डी आपका आंसर हो जाएगा बुआ। आदर्श गैस का समीकरण जो होता है पीवी बराबर एन आर टी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को लाइक करते जाना, सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों के साथ इसको निश्चित ही शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए किस गैस को लिमिटिंग गैस कहते हैं? कौन सा गैस है इसको लिमिटिंग कहा जाता है? लिमिटिंग गैस कौन सा है बुआ? जल्दी से बताना है आपको। लिमिटिंग गैस किसको कहा जाता है? जल्दी से आप बताइए, लिमिटिंग गैस किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को, हीलियम को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन को बोलते हैं लिमिटिंग गैस, या हीलियम को बोलते हैं, या दोनों को बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। लिमिटिंग गैस कौन सा है बउआ? हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है लिमिटिंग गैस के बारे में जल्दी से बताओ। हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को हम लोग लिमिटिंग गैस कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को कहा जाता है लिमिटिंग गैस, क्योंकि इसके कणों के बीच कोई बल नहीं लगता है। कमजोर वांडरवाल बल जो होता है उसमें ये कहते हैं कि कोई बल नहीं लगता। हाइड्रोजन और हीलियम को लिमिटिंग गैस कहा जाता है बुआ, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम को लिमिटिंग गैस कहते हैं, याद रहेगा। फिर से हाइड्रोजन और हीलियम को क्या बोलते हैं? तो लिमिटिंग गैस कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंटर हैलोजन यौगिक है? बताइए कौन इंटर हैलोजन। आप देख के भी ऑप्शन भी ढंग से पढ़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा इसमें। ऑप्शन भी अगर ठीक ठाक से पढ़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपसे। निम्नलिखित में कौन इंटर हैलोजन यौगिक है? इंटर हैलोजन कौन? F2Cl2 Br2 ICl। जल्दी से बताइए कौन अलग आपको लग रहा है? F2 है, Cl2 है, Br2 है, ICl। कौन इंटर हैलोजन यौगिक आपका होगा? इंटर हैलोजन वाला कौन है बुआ? इंटर हैलोजन जल्दी से बताओ कौन रहेगा। आपका आंसर क्या आ रहा है? ICl आ रहा है। ICl को इंटर हैलोजन कहते हैं। दो अलग अलग चीज बात होना चाहिए, दोनों अलग अलग, दोनों हैलोजन दोनों अलग अलग। इसमें दो गो फ्लोरीन ही है, दो गो क्लोरीन है, दो गो ब्रोमीन है, तो नहीं, दो अलग अलग हैलोजन होना चाहिए। तो ICl आपका हो जाएगा इंटर हैलोजन। ध्यान रखना है, इंटर हैलोजन हो जाएगा ICl। ओजोन का सूत्र जल्दी से बताओ बुआ, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही देख के बता दोगे। जल्दी बताओ ओजोन का सूत्र। ओजोन का सूत्र क्या रहेगा? O है, O4 है, O3 है, O2 है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र बताइए। O है, O4 है, O3 है, O2 है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, बिल्कुल O3। एकदम बेसिक क्वेश्चन ये तो बचपन से आप जानते होंगे। ओजोन का सूत्र O3 होता है, O3 को ओजोन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? सबसे खराब अम्ल कौन है ना, सबसे खराब? ACl है, HBr है, HF है, HI है। जल्दी से बताइए। सबसे खराब, सबसे अच्छा HI होता है, ध्यान रखना। सबसे सबल अम्ल होता है HI सबसे अच्छा होता है। HI सबसे अच्छा अम्ल होता है। सबसे खराब बताना। ACl के बारे में मत, ACl में नहीं बुआ, ACl आंसर नहीं होगा। सबसे अच्छा होता है आपका HI। सबसे खराब आपको बताना है कि कौन रहेगा। सबसे खराब कौन रहेगा? सबसे निर्बल कौन रहेगा? सबसे दुर्बल कौन रहेगा? कमजोर कौन रहेगा? HF, जिसका आंसर सी है, सभी लोग सही हो। HF जो है बउआ, HF आंसर है, ये आपका हो जाएगा। HF निर्बल होता है, एकदम निर्बल होता है। बीक एसिड आपका होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम फिटकरी जिसको कहते हैं, देख लीजिए दिया गया पोटास एलम, सूत्र दिया पोटास एलम का। पोटास एलम K2SO4, यहाँ देखिए K2SO4 Al2SO4 है ना, का होल थ्राइस 24H2O दिया है। ये क्या है आपका? जटिल है, द्विक लवण है, जटिल है, साधारण है, इनमें से कोई नहीं। आप पहले एक बार बताओ, इतना बड़ा सा लिखा है तो साधारण हो ही नहीं सकता है, तो साधारण नहीं आपका रहेगा। अगला का जटिल, तब पीछे वाला वीडियो में आपको बताए थे कि जटिल जब देना होगा ना तो बड़की ब्रैकेट लिखेगा, तो आपका जटिल नहीं है ना। आपको पीछे के वीडियो में बताए हैं कि जटिल यौगिक या जटिल लवण जब वो लिखेगा ना तो उसमें बड़ी ब्रैकेट जरूर देगा। पीछे के वीडियो में आपको डिस्कस किए थे, है ना, तीसरा वाला पार्ट में। ये चौथा आपका पार्ट है। तो यहाँ पर
ये भी आपको नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया, द्विक लवण रहेगा। दूध को देखिए यहाँ पर 2 गो लवण दिया है, जल तो लवण होता नहीं है, तो जल को हटाइए, एक लवण यहाँ दिया, एक लवण यहाँ दिया था, 2 गो है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोला जाएगा। फिटकरी जो होता है बउआ, पोटास एलम जो होता है आपका, ये क्या होता है, तो द्विक लवण होता है, द्विक लवण, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, जल में जो है बुआ, यहाँ अभिक्रिया H2 है, Cl2 है, 2HCl, प्रकाश में अभिक्रिया, यहाँ जल में हटाइए, यहाँ पर केवल अभिक्रिया है, अभिक्रिया ये H2 है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया है, Cl2 से अभिक्रिया, Cl2 से अभिक्रिया करके क्या दिया है, HCl दिया है, और कहा गया कि प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कराया गया है, तो इसकी कोटि कितना होगा। देखिए जो भी रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में कराया जाता है वो मंद एकदम होता है, स्लोएस्ट होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि शून्य माना गया है ना। सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में अभिक्रियाएं जो होता है बउआ, वो एकदम स्लोएस्ट होता है, ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया कराया गया है, ये सूर्य के प्रकाश में कराया गया है ना, तो एकदम स्लो रहेगा, स्लो वाला का कोटि 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना। आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये पूछेगा बउआ, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा अलग था, वहाँ पर अंक अलग अलग दिया था, इसका कोटि बताना है। यहाँ पर कहा गया कि के ए के पावर 3/2 दिया है, दूसरा बी के पावर 1/2 दिया है, देख लो अच्छा से, ए के पावर 3/2, बी के पावर 1/2 के कोटि बताना था। कोटि के लिए कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो, कोटि निकल जाएगा। तो जल्दी से जोड़ के बताइए, 3/2 और 1/2 को जोड़ो, 2 LCM लीजिए, सोल्व कीजिए, इसको जोड़ो जल्दी से, क्या आ जाएगा, 3/2 और 1/2 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 2 LCM ले लेते हैं बउआ, तो 2 LCM लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 गो 1 4 गो, 4/2 है, तो 2 से कट जाएगा, तो इसका 2 आंसर है, इसका मतलब कोटि इसका 2 रहेगा बउआ। कोटि कितना इसका आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर को जोड़ के कोटि बतावल जाता है, आंसर आपका डी हो गया, इसका आंसर 2। डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है बार बार, सेम इसमें आपको है ना आंसर देगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बउआ, ये बार बार आपको ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए अभी एक यहाँ दिया, समीकरण दिया गया है, पढ़िए इसको, समीकरण को, समीकरण को पढ़ो बउआ, क्या दिया गया है, समीकरण के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बटे आर टी, ई के पावर माइनस ई ए बटे आर टी लिखा है, माइनस में लिखा गया ऊपर, देखिए ई के पावर माइनस में ई ए डिवाइडेड बाई आर टी के लिए क्या सत्य है। कहा गया के साम्य स्थिरांक है, नहीं बउआ, के साम्य स्थिरांक नहीं होता, दर स्थिरांक होता है, दर नियतांक होता है ना, वेग स्थिरांक होता है आपका, तो पहला नहीं रहेगा। ये अधिशोषण गुणांक है, ये भी नहीं, ये आर्हेनियस गुणांक होता है, ये भी गलत है। ए को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस गुणांक। ये संक्रियन ऊर्जा, हाँ बउआ ये संक्रियन ऊर्जा है, आपका आंसर सी आ जाएगा। ये को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। आर जो है यहाँ रेडबर्ग नियतांक है, नहीं, आर रेडबर्ग नियतांक नहीं होता, गैस नियतांक होता है। तो आपका आंसर ये बराबर संक्रियन ऊर्जा, आपका आंसर सी आ जाएगा, इसको ध्यान रखना, आंसर सी रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिक्रिया के बेग पर ताप के प्रभाव दर्शाता है कौन, कौन सा समीकरण है जो अभिक्रिया के बेग पर ताप का प्रभाव दर्शाता है। किरचॉफ का समीकरण है, सेल्सियस का जो समीकरण है, गिब्स हेल्टमैन का समीकरण है, और आर्हेनियस समीकरण। अभी जो आपको समीकरण एक दिया गया था वही आर्हेनियस समीकरण था, तो आपका आंसर डी आ जाएगा बुआ, आर्हेनियस समीकरण क्या रहेगा बोलो। अभिक्रिया के वेग और ताप के प्रभाव को कौन दर्शाता है, तो आर्हेनियस समीकरण। कौन सा, आर्हेनियस समीकरण, एकदम इसको ध्यान रखना है वो, आपका आंसर आ जाएगा आर्हेनियस समीकरण। यहाँ पर आपका पार्ट 4 खत्म कर दिए हैं, एकदम इसको टोटल रिपीट करना है, बार बार पेन पेपर लीजिए, कॉपी में इसको नोट कीजिए, और बार बार 2-3-4 बार पढ़ जाओ, एकदम टोटल आपको याद हो। दिक्कत हो रहा फिर से वीडियो आप रिपीट करके देखिए। ये चौथा पार्ट आपका खत्म कर दिए हैं, 1 2 3 4 जो है खत्म हो गया, लेकिन 1 2 3 अगर आप नहीं देखे हैं, 1 2 3 नहीं देखे हो तो कुछ मत करो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दे दिए हैं, वहां जाके क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तब इसको रहने देते हैं बुआ, नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपका चैनल है इसको PCM एजुकेशन सेंटर, सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों के साथ तो इसको निश्चित ही शेयर आप कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे थे बुआ, तो यहाँ पर आपका पार्ट 4 था, आज पार्ट 4 आपका एंड कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं,
ठीक है, चलिए।